लोमड़ी जब छलांग मार मार कर थक गई तो मुंह बिचका कर बोली, अंगूर खट्टे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। कह रहे हैं कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब शांति से डील करेंगे। 2 दिन में ही अमेरिका उल्टे पांव लौट आया है। तो अब मानवता की रक्षा कौन करेगा? मानवीय कदम कौन उठाएगा? खाड़ी में फंसे नाविकों तक खाना पानी कैसे पहुंचेगा? उनके जहाज़ों को आज़ाद कौन कराएगा? ईरान को तथाकथित सबक कौन सिखाएगा? ट्रंप का कहना है कि हमें एक अच्छी डील दिख रही है। तो क्या ईरान जंग खत्म होने वाली है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारा तो हो गया, जो था बस यहीं तक था, आक्रमण समाप्त, ऑफेंसिव फेज खत्म। लेकिन अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 5 मई को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और दूसरे देशों की सिफारिश पर और एक पूर्ण समझौते की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। तो ये किस डील पर प्रगति की बात हो रही है? व्हाइट हाउस ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र जरूर हो रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक समझौते के बेहद करीब आ गए हैं। पाकिस्तान के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि 1 पेज के मेमोरेंडम पर बात लगभग पक्की हो गई है, हम बहुत जल्द इसे पूरा कर लेंगे और हम बेहद करीब हैं। अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट एक्सिस की भी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये एक 14 पॉइंट प्लान है, 14 सूत्रीय समझौता है। इस पर ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद जेरेड कुशनर और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। इस डील में क्या क्या हो सकता है? युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो सकता है। 30 दिन का एक नेगोशिएशन पीरियड जो बातचीत का दौर है वो शुरू हो सकता है। ईरान अपने परमाणु संवर्धन न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर रोक लगाएगा। अमेरिका अपने प्रतिबंध सैंक्शंस हटाएगा और ईरान के जब्त किए गए अरबों डॉलर रिलीज करेगा। दोनों देश हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात पर जो रोक लगी है उसे हटाएंगे। ये बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो सकती है। और अगर ये बातचीत सफल रही तो दोनों नाकेबंदियां यानी अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर और ईरान की हॉर्मुज में दोनों ही धीरे धीरे हटा ली जाएंगी। लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये तो हो गई उन शर्तों की बात जिन पर रजामंदी आसान हो सकती है। पिछले महीने भी पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती पॉइंट्स पर सहमति बन गई थी, लेकिन जैसे ही परमाणु मुद्दा आता है बात अटक जाती है। सवाल उठता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को कितने समय के लिए रोकेगा, यूरेनियम स्टॉक का क्या करेगा। लेकिन अब ये जो नया प्लान आया है उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। पॉइंट्स में देखिए, ईरान अब तक 5 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार था, जबकि अमेरिका 20 साल की जिद पर अड़ा था। अब खबर यह है कि दोनों के बीच 12 से 15 साल की रोक पर सहमति बन सकती है। इस डील में ईरान को लिखित तौर पर यह वादा करना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों देश इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान जमीन के नीचे बने अपने परमाणु ठिकानों को ऑपरेट नहीं करेगा। ईरान को पहले से ज़्यादा सख्त निगरानी भी माननी होगी। यूनाइटेड नेशंस यूएन के इंस्पेक्टर्स जब चाहे अचानक जाकर ईरान के ठिकानों की जांच कर सकेंगे। इसे स्नैप इंस्पेक्शन कहते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि ईरान के पास जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसे देश से बाहर भेज दिया जाएगा। ईरान के पास अब भी 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है, जिसे 90% तक एनरिच करने के बाद 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। दावा है कि ये स्टॉक शायद अमेरिका को ही सौंप दिया जाए, हालांकि इस पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। इन सब के अलावा अमेरिका कुछ एक शर्तें और भी नत्थी करना चाहता है। एक शर्त यह है कि अगर ईरान ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर लगी रोक और भी लंबे समय के लिए बढ़ा दी जाएगी। हालांकि अगर ईरान सालों साल तक ईमानदारी से डील पर टिका रहा तो समय सीमा पूरी होने के बाद उसे सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम एनरिच करने की छूट मिल सकती है। ये वो लेवल है जिसका इस्तेमाल बम बनाने में तो नहीं, लेकिन सिविलियन मकसदों में किया जा सकता है, जैसे बिजली बनाने के लिए। ईरान की ओर से ट्रंप के दावे पर या फिर इन रिपोर्ट्स के सिलसिले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह ज़रूर कहा है कि ईरान सिर्फ एक निष्पक्ष और व्यापक समझौते को ही मानेगा।
उधर ईरान के लीड नेगोशिएटर और वहाँ की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा हालात अमेरिका के लिए असहनीय है, जबकि हमने तो अभी कुछ करना शुरू भी नहीं किया है। ये तो हुई संभावित डील की बात। अब अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करते हैं। ये ऑपरेशन 4 मई को शुरू हुआ था, लेकिन 2 दिन में इसे रोका जा रहा है। 2 दिनों में क्या क्या हुआ? ईरान की IRGC ने चेतावनी दी थी कि जो भी जहाज निकलेगा उस पर हमला होगा। हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने उन जहाज़ों पर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जिन्हें अमेरिका सुरक्षा दे रहा था। इसके अलावा अमेरिका के दोस्त UAE पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले हुए। साउथ कोरिया के एक जहाज़ में आग भी लग गई। ऑपरेशन के तहत हॉर्मुज से सिर्फ 2 जहाज़ ही सुरक्षित निकल पाए थे, जबकि पर्शियन गल्फ में करीब 20,000 नाविकों के साथ सैकड़ों जहाज़ अब भी फंसे हुए हैं। 87 देशों के ये जहाज़ हैं। बावजूद इसके ट्रंप की ओर से ऑपरेशन रोकने का ऐलान चौंकाने वाला था। उन्होंने ज़ोर शोर से ये दावा किया था कि हम जहाज़ों को आज़ादी दिलाएंगे, अगर ईरान ने इस मानवीय कदम में अड़ंगा लगाया तो नक्शे से उसका वजूद मिटा देंगे। तो क्या वाकई ट्रंप को एक ऐसी डील नज़र आ रही है जिसकी चाहत में वो पीछे हटने को तैयार है? बाजार को तो यही उम्मीद है। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं। उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बैकग्राउंड में अमेरिकी विदेश मंत्री का एक बयान भी है। 5 मई को मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है। हमने उस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी मकसद हासिल कर लिए हैं। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हो चुका है। हम अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप डील करना चाहते हैं। हम एक ऐसे MOU पर सहमति चाहते हैं जिसमें सभी मुद्दों पर बात हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की बात हो। हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान अब तक इसे मानने को तैयार नहीं है। That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. मकसद यानी कैसे मकसद? क्या ईरान में तख्ता पलट हुआ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम बदले हैं, ओहदे वैसे के वैसे ही हैं जैसे जंग के पहले हुआ करते थे। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम निस्तनाबूद हो चुका है? नहीं। क्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो चुका है? नहीं। क्या ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती जैसे अपने प्रॉक्सी गुटों से किनारा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। यही सारे सवाल रूबियो के सामने बैठे एक पत्रकार के मन में भी थे। सो उसने पूछ लिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ? क्या हम उसका खात्मा कर चुके हैं? रूबियो का जवाब था, वो कहने लगे कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छिपाने के लिए जो सैन्य ढाल बना रखी थी, जो कन्वेंशनल शील्ड बना रखी थी, उसे हमने ख़त्म कर लिया और यही हमारा मकसद था। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक अलग समस्या है जिसे हम बिना जंग के कूटनीति और दबाव से सुलझाएंगे। उनकी वो क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई जिसके दम पर वो अपने परमाणु कार्यक्रम को एक सुरक्षा कवच के पीछे छिपाकर चलते थे। अब हम प्रोजेक्ट फ्रीडम के अगले चरण पर बढ़ रहे हैं। जहां तक बातचीत और समझौते का सवाल है, प्रेसिडेंट पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। बड़ा मुद्दा उस परमाणु सामग्री का भी है जो कहीं गहराई में जमीन के नीचे दबाकर रखी गई है। ये बातचीत का अहम हिस्सा है। 68 दिन पहले 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। तब से ट्रंप टीम का यही हाल रहा है। उनका गोल पोस्ट ऐसे भागता है जैसे पहिए भागते हों। जितनी कलाबाजी जंग के मैदान पर होती है उससे कहीं ज़्यादा बयानों में होती है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन के हिसाब से 38 दिनों की जंग में अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। पेंटागन का कहना है कि इसमें $25 बिलियन का खर्चा आया। खर्चा इससे भी ज़्यादा है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद ट्रंप की टीम शुरू करना चाहती है। मार्को रूबियो ने पत्रकारों से कहा कि वो और जंग नहीं चाहते, वो शांति का रास्ता चाहते हैं और उनके राष्ट्रपति भी एक डील चाहते हैं। लेकिन अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन के पीछे क्या वजह हो सकती है? ईरान का वजूद मिटा देने की कस्में क्या हुई? क्या ट्रंप पर नवंबर 2026 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस का दबाव है? 5 मई को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $4.5 प्रति गैलन को पार कर गई थी, जो जुलाई 2022 के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सवाल था कि ट्रंप टीम अपने ही नागरिकों को कब तक परेशान करेगी? ट्रंप के सिर पर इसके अलावा वॉर पावर्स एक्ट की भी तलवार लटकी हुई थी। इस कानून के मुताबिक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बगैर सिर्फ 60 दिन तक विदेश में जंग छेड़ सकता है। ये डेडलाइन 1 मई को ही पूरी हो गई थी। तब ट्रंप प्रशासन ने सफाई दी थी कि अब हॉस्टिलिटीज़ ईरान के साथ ख़त्म हो गई। ट्रंप के ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि इसे जंग न समझे तो क्या समझें, कैसे मान लें कि हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अब इन सारे सवालों पर विराम लग गया है क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम भी रुक गया और ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो क्या ये अमेरिका ईरान जंग के अंत की शुरुआत है? हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की। देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि अमेरिका को लगता है, उन्होंने ऐसा अनाउंस भी किया है कि जो ऑपरेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने पूरे कर लिए हैं। ये बात पीट हेग्सेथ ने कही और सेक्रेटरी रूबियो ने भी कही और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी काफी बार कह चुके हैं। और यस, ये बात सही है कि अमेरिका को अब फिलहाल ये लगता है कि एक फुल और कंप्लीट डील ईरान के साथ नेगोशिएट की जा सकती है। तो गुड फेथ में दे हैव पॉज्ड, और उन्होंने पॉज किया है इस ऑपरेशन को। बट देखना होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में शायद डील अनाउंस हो सकती है। एक सीज फायर, एक परमानेंट सीज फायर डील, और उसके बाद फिर एक फ्रेमवर्क अनाउंस होगा जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं और न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसको लेके बाकी चीजें डिस्कस होगी। तो आई थिंक एक कोशिश है, एक और कोशिश है आई थिंक, मुझे लगता है वॉशिंगटन की तरफ से इस डील को अचीव करने के लिए। और आई थिंक यही वजह है कि इस जो ऑपरेशन फ्रीडम है उसको पॉज किया गया है। बट देखना होगा, क्योंकि कल ये सवाल था, कल ऐसा हमें बताया जा रहा था, लेकिन आज सुबह फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक अजम्पशन है हमारा फिलहाल कि ईरान जो है डील के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पता नहीं है, और अगर नहीं हुआ ईरान तो फिर वी विल हैव टू रिज्यूम बॉम्बिंग। तो आई थिंक इट्स स्टिल अ लिटिल टच एंड गो। अमेरिका सिग्नलिंग तो कर रहा है, पर देखना होगा कि ईरान कितना सीरियस लेता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, और ये मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, कि अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चाइना की जो यात्रा है उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। और चाइना भी बैक रूम में काफी डिप्लोमेसी में हेल्प करेगी ईरान की। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। करीब एक महीने पहले 23 देशों के 150 लोग दुनिया के सबसे दूर और सुनसान द्वीपों की रोमांचक यात्रा पर निकले थे। उन्हें रास्ते में व्हेल, डॉल्फिन और पेंगुइन देखने का इंतजार था। चारों तरफ फैली बर्फ, ऊंची ऊंची चट्टानें और हरी भरी पहाड़ियां उनका स्वागत करने वाली थी। लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह बदल चुकी। अब ये लोग अटलांटिक महासागर में खड़े एक जहाज़ पर फंसे हुए हैं। सभी अपने अपने केबिन में बंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक खतरनाक वायरस से बच सकें। MV हॉन्डियस नाम के जहाज़ पर हंटा वायरस फैला हुआ है। इसकी वजह से थकान, बुखार जैसा महसूस होता है। संक्रमण बढ़ने पर शरीर के अंग फेल हो सकते हैं और मरीज की मौत भी हो सकती है। वायरस से अब तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 और लोगों में संक्रमण होने का शक है। उन्हें अगले कुछ घंटे में जहाज़ से बाहर ले जाया जाएगा। बाकी सभी लोगों को फिलहाल इंतज़ार करना होगा। स्पेन ने इस जहाज़ को कैनरी आइलैंड्स आने की इजाज़त दे दी है। जहाज़ वहाँ 3 से 4 दिनों में पहुँचेगा। तब तक ये केप वर्डे के शहर प्राया के तट के पास समुद्र में खड़ा रहेगा और जहाज़ पर मौजूद लोग खुद को बीमार होने से बचाने की कोशिश करेंगे। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जहाज़ के कैनरी आइलैंड्स पहुँचने के बाद वहाँ सभी यात्रियों और क्रू की जाँच की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा और फिर उन्हें उनके अपने देशों में वापस भेजा जाएगा। ये पूरा काम यूरोपियन सेंटर फॉर स्टडीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और WHO के साथ मिलकर किया जाएगा। आमतौर पर हंटा वायरस संक्रमित चूहों या उनके पेशाब, मल या लार के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन WHO को शक है कि इस जहाज़ पर कुछ मामलों में यह वायरस इंसान से इंसान में भी फैला हो सकता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ये सिर्फ बेहद करीबी संपर्क में हो सकता है। हॉन्डियस जहाज़ मार्च में अर्जेंटीना के दक्षिणी शहर उशुआइया से रवाना हुआ था। WHO ने कहा था कि उसे बताया गया है कि जहाज़ पर कोई चूहे नहीं थे। एक ब्रिटिश यात्री जिसमें हंटा वायरस के लक्षण मिले थे, उसकी हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। उसे 27 अप्रैल को मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए जोहान्सबर्ग भेजा गया था। वो अभी भी ICU में भर्ती है। यात्रियों को अपने अपने कमरों में अलग रहने के लिए कहा गया है। जहाज़ पर सख्त साफ सफाई और सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान से। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान ने 50 साल बाद फिर से दूसरे देशों को शराब बेचना शुरू कर दिया है। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरी ब्रूअरी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट किए। कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर रमीज़ शाह के मुताबिक अभी शुरुआत में विदेशों में नेटवर्क बनाया जा रहा है और आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना है। पाकिस्तान ने मुस्लिम आबादी के लिए करीब 50 साल पहले इस्लामिक
आपराधिक नियमों का हवाला देकर शराब पर बैन लगाया गया था। इसके बाद शराब का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। हालांकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ छूट ज़रूर थी। पाकिस्तान सरकार ने 2025 में शराब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, जिसके बाद अब उन देशों में सप्लाई शुरू की गई थी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का हिस्सा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच बड़ा अंतर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में सरकार की आय करीब 11,072 अरब पाकिस्तानी रुपए रही, जबकि खर्च 16,286 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें से करीब 8,200 अरब रुपए सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। पाकिस्तान पर इस समय लगभग 38,640 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। इसमें सरकारी कर्ज के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स, बैंकों और कंपनियों की देनदारियां भी शामिल हैं। पिछले कई सालों में मरी ब्रूअरी सिर्फ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। इसमें पैकेज जूस, मिनरल्स वाटर और फ्रूट फ्लेवर वाली ड्रिंक्स शामिल हैं। बैन से पहले मरी ब्रूअरी भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में शराब एक्सपोर्ट करती थी। अप्रैल 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन PM जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस पाबंदी ने अवैध शराब माफिया को जन्म दिया और जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। शराब पर रोक के कारण कई लोग हेरोइन की तरफ चले गए, जो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मिसाल के तौर पर 1979 में पाकिस्तान में हेरोइन के सिर्फ 2 मामले सामने आए थे, लेकिन 1985 तक पाकिस्तान दुनिया में हेरोइन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल हो गया था। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।